अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पिछले एक महीने से हम जो इस मुल्क की सियासत में देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मुल्क की सियासत जब तक मुल्क में आइनी तरामीम जो हुकूमत चाह रही है वो नहीं होंगी, मुल्क की सियासत का पहिया आगे नहीं चल सकता। और लगता है कि सारी इंस्टेबिलिटी जो है अब आइनी तरामीम की वजह से हो रही है, क्योंकि हुकूमत इससे टस से मस होने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि आइनी तरामीम, आइनी अदालतें इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इस सारे प्रोसेस के लिए पिछले कुछ अरसे से जो मौलाना को मनाने की कोशिशें हम देख रहे थे, जब जरदारी साहब भी चल के गए, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर भी चल के गए, फिर बिलावल साहब भी उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, पीटीआई भी मुलाकातें उनसे कर रही है। इसका नतीजा आज कुछ ये निकला है कि आज मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 360 के एंगल पर उन्होंने यू टर्न इस सेंस में लिया, जो हम ये समझ रहे थे कि मौलाना साहब के साथ दोबारा जो है वो मुसवदे पर बातचीत हो रही है, मिलकर मुसवदा तैयार करने की कोशिश कर रही है मौलाना के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और तहरीक इंसाफ भी। लेकिन आज जब मौलाना साहब एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा किया, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं है। वो कह रहे हैं हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला कर सके, कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर नौ शफाफ इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं। इससे ये लग रहा है कि मौलाना साहब जो हैं वो किसी तरह की मौजूदा सूरत हाल में आइनी तरामीम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब वो पार्लियामेंट को ही जाली कह रहे हैं और इसको मानने को तैयार नहीं है, तो इस पार्लियामेंट से होने वाली जो आइनी तरामीम है वो कैसे फिर उसमें उनका साथ देंगे। तो क्या ये समझा जाए कि मौलाना बिल्कुल साथ नहीं देंगे? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नाजरीन कि इमरान खान को जेल से निकालने पर तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो लग रहा है बड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई है, फ्रस्ट्रेटेड लग रही है। मुज़ाकरात पर पूरे तरीके से डेडलॉक लग चुका है। खान साहब कुछ दिन पहले खुद ही ये कह चुके हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी। तो क्या पूरी तरह से मुफाहमत का रास्ता छोड़कर पीटीआई मज़ामत पर चल निकली है? हुकूमत इजाज़त से ही सही, लेकिन तहरीक इंसाफ ने 2 जलसे किए, लेकिन कल जलसे की कॉल को एहतजाज में बदला गया। नाजरीन, तहरीक इंसाफ पर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम आज भी है वो ये है कि रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया लेकर ये नफ़रत फैला रहे हैं। 9 मई अभी टला नहीं, ऐसे में एक बार फिर मज़ामत का रास्ता कितना दुरुस्त होगा? कल एहतजाज में जो एहतजाज की तरफ जब आ रहे थे रास्ते में, और जब बुरहान इंटरचेंज पर पहुँचे KPK के गंडापुर साहब, उन्होंने कहा 1 गोली का हिसाब हम 10 गोलियां जो है ना वो चला कर देंगे। तो ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? कल के एहतजाज के लिए पिंडी लियाकत बाग को चुना गया, चूँकि हुकूमती इजाज़त तो नहीं थी। हुकूमत ने ना सिर्फ इनका रास्ता रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, बल्कि मुजाहिरीन के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात भी दर्ज किए। बीच रास्ते से वापस जाने वाले वज़ीर आला KPK गंडापुर पर बहुत से सवालात उठाए गए। कारकुन नाराज़ हुए कि हम क्या गोलियाँ खाने के लिए रह गए, हम आंसू गैस के शेल जो है वो खाने के लिए रह गए हैं, खुद आप गाड़ी से उतरते नहीं हैं और हमें जो है वो आप डंडे खाने के लिए छोड़ जाते हैं। और जब आप लोगों ने एहतजाज को, जलसों को कैंसिल ही करना होता है तो आप अनाउंस क्यों करते हैं? आप लोगों को इकट्ठा क्यों करते हैं? इससे पहले भी हमने देखा था कि 2 जलसों पर अली अमीन गंडापुर बर वक्त पहुंचे नहीं थे, दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर एहतजाज पर कल वो निकले, और जब बुरहान इंटरचेंज पर पहुंचे वहीं से उन्होंने वापसी का ऐलान कर दिया। PTI के कारकुन जज्बाती हो गए, उनकी गाड़ी के सामने आ गए, मुतालबा किया कि एहतजाज ख़त्म करने की बजाय हमें रुकावटें हटाते हुए आगे जाना चाहिए। अब वज़ीर आला के स्कॉट और कारकुनों के दरमियान कल हम सब ने देखा गर्मा गर्मी भी हुई। कारकुनों ने जब वहीं पर धरना दिया तो फिर आज़म खान सवाती ने आकर कारकुनों को राज़ी किया कि जेल से खान साहब ने कहा है कि एहतजाज ख़त्म कर दें। अब अल्लाह जाने कि उस वक्त किसका रब्ता हुआ खान साहब से, कि उसी वक्त खान साहब से रब्ता भी हो गया, खान साहब ने एहतजाज ख़त्म करने का भी कह दिया। तो ये क्या स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की कि इस तरह के एहतजाज और जलसों से क्या इमरान खान जो है वो बाहर आ सकते हैं? दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, अदम इस्तेहकाम रहेगा, ज़ाहिर है मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ उसका रवैया दुरुस्त हो रहा है। वो इस सेंस में कि $7 अरब के जो कर्ज़ है उसकी मंजूरी हो गई है, जिसको बड़ा अच्छा शगुन समझा जा रहा है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर
असद उमर साहब सीनियर सियासतदान हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, अभी भी आपका नाम लेते हैं तो यकीन करें वो साथ में अभी लगाने लगी थी कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो आदत इतनी हो गई है ना तो एकदम अपने आप को ब्रेक लगानी पड़ती है कि नहीं 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 नहीं, नहीं आप तो सियासत छोड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं, ये ज़रा IMF से थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। ये पहला मुझे मुल्क लगता है या पहली कौम हम लगते हैं और सियासतदान लगते हैं कि जब कर्ज़ मिलता है तो खुश होते हैं। कर्ज़ में तो इंसान को बड़ी टेंशन होती है कि हमने लौटाना कैसे है, हमने वापस कैसे करना है। लेकिन बहसियत कौम पता नहीं हमें क्या हो गया है कि हमें IMF कर्ज़ देने पे राज़ी होता है तो यहाँ मिठाइयाँ भी हम बांटना शुरू हो जाते हैं और जश्न मनाते हैं कि पता नहीं कितनी तरक्की कर ली है हमने। तो ये जो माइंडसेट है ये कब ख़त्म होगा कि IMF से कर्ज़ मिल गया और हम बड़े खुश हो गए? व्हाट इज़ दिस? जब वो कहते हैं ना इंसान की ज़िंदगी मुश्किल में आई हुई हो तो वो छोटी छोटी खुशियों पे गुजारा करता है, तो हम जो है छोटी छोटी खुशियों पे गुजारा करते हैं और कर्जा मिल जाए तो उसके ऊपर खुश हो जाते हैं। देखें, बड़ा सादा सा जवाब है कि कब हमारा ये माइंडसेट चेंज होगा, कब ये IMF के पास हम जाना बंद करेंगे। जब तक आप अपने गवर्नेंस का निज़ाम, आपके तर्ज हुकूमत किस तरीके से पाकिस्तान चलाया जाएगा, किस दस्तावेज़ के बुनियाद पर चलेगा, कौन फैसले करेगा, जब तक ये बुनियादी सवाल जो हैं वो हतमी तौर पर हल नहीं हो जाते, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, जितनी मर्जी मईशत की आप पॉलिसियाँ बना लें, जितनी मर्जी आप टीम चेंज करके देख लें, आप कोई मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर बेहतरी नहीं देख सकते। सो पाकिस्तान की मईशत के मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के साथ जुड़े हुए हैं और यही सूरत हाल है दहाइयों से, और आज भी वही सूरत हाल चल रही है। हमें क्यों लगता है कि हमारे मईशत के मामलात सिर्फ IMF के साथ जुड़े हुए हैं? हम क्यों इस चीज़ को अब सोचते हैं कि IMF है तो हमारी मईशत ने चल उसमें देखिए वो वाकई में ऐसी सूरत हाल है। देखिए इस वक्त आपके कोई 130 अरब डॉलर से ज़्यादा बैरूनी कर्जे मौजूद हैं। आपकी सालाना जो आमदनी होती है बाहर से, जो आपके पास पैसा आता है मुख्तलिफ ज़राए से, और जो पैसा मुल्क से बाहर जाता है आपको मुल्क चलाने के लिए, उसमें फ़र्क होता है। अच्छा साल ऐसा होता है कि जिसमें पाकिस्तान का खसारा जो है वो 3-4 अरब डॉलर का होता है। बुरे साल ऐसे भी आए हैं कि जिस तरह 2017-18 मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत का आखिरी साल था उसमें 19 अरब डॉलर से ज़्यादा खसारा हो गया था। तो पहले से 130 अरब डॉलर का खर्चा है, आगे आपका खसारे पे खसारा होता चला जा रहा है। आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है, यानी आपकी एक वक़्त बहैसियत एक कर्जा लेने के, वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि कोई प्राइवेट मार्केट में आपको पैसा देने को तैयार नहीं है। अगर कोई देता है तो जिस तरीके से अभी हुआ, एक निजी बैंक ने $600 मिलियन पाकिस्तान को दिए 11% के कर्जे के ऊपर। IMF से अभी आपको 5% के ऊपर कर्जा मिल रहा है। तो फिलहाल जब तक आप अपने मामला ठीक नहीं करेंगे तो IMF पे तो दारोमदार रहेगा। तो इस वक्त ये कोई ऑप्शन नहीं थी हुकूमत के पास कि वो IMF के पास जाएं या ना जाएं। IMF के पास तो उनको जाना था और वो चले गए। लेकिन IMF को भी लग रहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो स्टेबल हो रही है, हमारी हुकूमत को भी लग रहा है, लेकिन हमें भी ये पता है कि मुस्बत मईशत के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप देख लें, आपको पता है कि मुल्क में कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको भी देख लें। आपके सीमेंट के हमारी जो सेल है वो 17 से 18% पिछले 1.5 से 2 सालों में कम हुई है। इसके अलावा और बहुत से मामलात हैं। तो हम ये कैसे, IMF भी जांच रहा है, जांच पड़ताल कर रहे हैं, IMF के पास कौन से पैरामीटर्स हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत जो है वो स्टेबल हो रही है? ना हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, गरीब आदमी है, तो कैसे हम कह रहे हैं कि हमारी मईशत संभल रही है? अच्छा सवाल है जी। देखें, मईशत जो है वो आप पैमाना देखते हैं, बेहतरी हो रही है या ख़राबी हो रही है, किसी पिछले दौर से, किसी पिछले वक्त के साथ मुआवजा करके आप देखते हैं। तो आज से 1-1.5 साल पहले जहां पाकिस्तान की मईशत खड़ी थी वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन माशी दौर था। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ कि कोई बैरूनी कोई हादसा, कोई ज़लज़ले की शक्ल में, सैलाब की शक्ल के अंदर, या जिस तरीके से कोरोना फैल गया था तमाम दुनिया के अंदर, दुनिया की मईशतें सुकड़ गई थी, कोई जंग नहीं, कुछ भी नहीं, आम सिविलियन हालात के अंदर पाकिस्तान की मईशत पहली दफ़ा 75 साल के अंदर सुकड़ी। 2022-23 का जो हमारा साल गुजरा, इसी तरीके से अफरात ज़र पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा सतह के ऊपर पहुंचा। तो वो जो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सूरत हाल थी, उससे 1 साल पहले से जो अब सूरत हाल है वो बेहतर है।
और उसी के ऊपर वो कमेंट्री की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क के अंदर को खुशहाली आ गई है, लेकिन हाँ, जिस सूरत हाल में थे जहाँ ये नहीं समझ में आती थी कि अगले हफ्ते डिफॉल्ट होगा कि अगले महीने डिफॉल्ट होगा, और वो डिफॉल्ट कर्जों के ऊपर तो नहीं किया लेकिन बैरूनी अदायगियों के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर डिफॉल्ट होते थे। पाकिस्तान में जो कारोबार करते, किसी से भी आप पूछ लीजिए कि पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियां जो होती थी स्टेट बैंक ने किस तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो उस लिहाज से, उस बुरी सूरत हाल से हाँ डेफिनेटली बेहतरी आई है, और वही IMF अपनी कमेंट्री भी कह रही है। लेकिन आपने जो दूसरा सवाल पूछा, देखें जो पाकिस्तान की मईशत के तज्जिए होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के देख लें, इक्विटी मार्केट, ब्रोकरेज मार्केट की रिपोर्ट देख लें, आपको आज से पहले कभी भी ये सूरत हाल नहीं नजर आएगी कि मईशत की तज्जिया हो रहा है और जो सबसे बड़ा सवाल उस पर उठाया जा रहा है वो सियासी सूरत हाल का है। तो ये पहले भी हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल में तमाम दुनिया के अंदर इतना इदराक के पाकिस्तान की सियासत जो है वो आड़े आ रही है पाकिस्तान की मईशत के, वो पहले इतना वाज़ेह कभी नहीं हुआ था। सही। जो PTI की भी कोशिशें थी, आपको पता है कि IMF को खान साहब की तरफ से मैसेजेस जाना, मना करना कि पाकिस्तान की जो ये मौजूदा हुकूमत है ये हमारा मैंडेट चुरा कर आई है, यहाँ पर लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। IMF को इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ा। आपने उनके दफ्तर के बाहर जाके धरने भी दिए, एहतजाज भी किया, वहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वहाँ करारदाद भी भारी अक्सरियत से मंजूर होना। तो इसका मतलब है कि IMF को इस चीज़ से नहीं है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है। उनका काम है कर्ज देना और इस बात की इंश्योरिटी लेना कि आपने कर्ज वापस कैसे करना है। दे डोंट बॉदर कि वहाँ क्या चल रहा है। IMF का कोई निज़ाम हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं, ये उनके मैंडेट से वार बात है। वो पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कस ही नहीं कर सकते। किसी मुल्क में इलेक्शन हो रहा है, ये नहीं हुआ, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जहां मार्शल लॉ लगे रहे हैं और IMF उनकी फंडिंग करता रहा। IMF का पॉलिटिकल मैंडेट है ही नहीं। सो वो अगर एक्सपेक्टेशन थी कि क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो मेयार के ऊपर पूरी नहीं उतर रही है, आइन के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से IMF कोई अपनी लैंडिंग के अंदर फ़र्क करेगा, तो मेरे ख्याल में वो एक एक्सपेक्टेशन जो थी, एक जो लोगों के जहन में था, वो शायद दुरुस्त था ही नहीं, पहले दिन से ही दुरुस्त नहीं था। सही। अच्छा, ये PTI क्या अपने दुश्मन खुद बनी हुई है, अपने लोगों को खुद मुतनफ़र अपने आप से कर रही है? ये PTI की सियासत को क्या हो गया? आपने बड़ा वक्त गुजारा इन लोगों के साथ, खैर नई लीडरशिप के साथ तो नहीं, लेकिन इनका माइंडसेट आपको क्या लग रहा है? क्या खान साहब का भी यही माइंडसेट है कि लोगों को आप आगे कर दें, आप एहतजाज की कॉल दे दें, और जब पता चले कि हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की हुई हैं, लोग डंडे खाएं, लोग आंसू गैस के शेल खाएं, एहतजाज करें, और आप गाड़ी से उतरे ना, और आप जो है ना वो जल्द से एहतजाज कैंसिल करें और आप वापस चले जाएं, सिर्फ धमकियाँ लगाएं वापस चले जाएं? ये PTI क्या किस सियासत पे चल निकली है? अच्छा, सियासत तो तहरीक इंसाफ ने जो की है वो आज उनकी जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान की तारीख की शायद किसी सियासी जमात को कभी भी हासिल नहीं हुई। तो मजमूई तौर पे तो वो जो भी सियासत करते रहे हैं वो सियासत कामयाब नज़र आ रही है। जहाँ तक आप इस फैसले की बात करें, देखें ये इसका जवाब कि क्या हिकमत अमली थी, क्या ये वाकई से पहले से ऐसी हिकमत अमली थी या उसी वक्त फैसला किया गया, क्यों फैसला किया, तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी बता सकती है। हमें तो नहीं पता कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये पहली दफ़ा फैसला नहीं हुआ है। देखें 25 मई 2022 को भी लॉन्ग मार्च चलने के बाद और टीयर गैस शेलिंग हुई थी, इतनी बेतहाशा, यही बुरहान के एक्सचेंज से लेकर और इस्लामाबाद तक, पूरी इस्लामाबाद की, हम लोग रात को 12 बजे के करीब इस्लामाबाद एंटर हुए थे और सुबह कुछ 7-8 बजे जब पहुंचे हैं हम जिना एवेन्यू पर, और जहां जहां से गुजरे थे तो उस वक्त भी आंसू गैस की जो है स्मेल आ रही थी। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद इमरान खान ने ये ऐलान किया कि मैं देख रहा हूँ कि आगे टकराव हो सकता है, इसलिए मैं कॉल ऑफ कर रहा हूँ इस लॉन्ग मार्च को। वो क्योंकि फैसला इमरान खान का होता था इसलिए सब कबूल कर लेते थे। अभी भी अगर कोई वाजे लोगों को पता चल जाए, अवाम को पता चल जाए कि ये फैसला इमरान खान ने किया था, तो PTI का वर्कर जो है वो कबूल कर लेगा इसको। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इमरान खान नहीं है वहाँ पे और कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, ना था पहले कभी, ना आज कभी है इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ में, जिसकी बात जो है हरफे आखिर हो वर्कर के लिए और सपोर्टर के लिए। तो इसलिए जैसे शायद आपको जरा ज्यादा रिएक्शन नजर आता है, ज्यादा सवालात नजर आते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जब ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मकबूलियत का ग्राफ है वो ऊपर है, 8 फरवरी को सब कुछ खुलकर सामने आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है,
तो ऐसे में एहतजाज जलसे इनका कोई आपको लगता है कोई इम्पैक्ट होगा? अगर तो ये सोच के कर रहे हैं कि खान साहब को हम जेल से बाहर निकाल देंगे, जो हर दूसरे दिन गंडापुर साहब धमकी लगाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सियासत में कभी ऐसे हुआ है एहतजाज धरनों या जलसों से कोई किसी को आपने जेलों से बाहर निकाला हो। तो ऐसे आपको ज़रूरी लगता है अब जब हम उस फवाद चौधरी साहब से बात करते हैं, वो कहते हैं इन तहरीकों का, जलसों का या एहतजाज का वक्त था 9 फरवरी, जब आपको बाहर निकलना चाहिए था, आप निकले नहीं। अब निकलने का क्या फ़ायदा, क्या इम्पैक्ट छोड़ेंगे आप? देखिए, अगर आप तहरीक इसलिए चला रहे हैं और मुज़ाहमत कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर आ रहे हैं कि आप एक दबाव क्रिएट करेंगे, तो वो दबाव क्रिएट करना एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है अगर उस दबाव की बुनियाद के ऊपर आप टेबल पर बैठने को तैयार हों और मुज़ाकरात करके उनसे कोई हल निकालने को तैयार हों। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम बहुत लॉन्ग मार्चेस पहले देख चुके हैं, बड़ी कामयाब इमरान खान के होते हुए लॉन्ग मार्चेस देख चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं होना कि लोग आएंगे रेला, और ना कभी इमरान खान ने ऐसी कॉल की है, ना तहरीक इंसाफ ने कि आके वो कोई उठा के इमरान खान को डियाला से लेके चले जाएंगे। तो ये जो सारा प्रेशर आपने बिल्ड करना है, उस प्रेशर को बिल्ड करने से उससे फ़ायदा क्या निकालना है, वो हिकमत अमली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और उसके मैं तो मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है, बहुत अरसे से कह रहा हूँ। जब मैं सेक्रेटरी जनरल था पीटीआई का, उस वक्त भी यही बात करता था, आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के मुज़ाकरात करना बहुत ज़रूरी है। जब तक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये ख़तरा है कि ये हमें इतना दुश्मन समझते हैं कि हमारे साथ बात भी करने को तैयार नहीं, तो फिर तो वो अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, फाइट अंटिल डेथ है, या मैं नहीं रहूंगा या आप नहीं रहेंगे। तो वो हम देख रहे हैं पिछले 2.5 साल से वो जंग चल रही है, और लगता यही है कि अगर हमने जो तर्ज अमल नहीं चेंज किया तो वो आगे भी चलती रहेगी। तो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन हम तहरीक इंसाफ का जो रवैया या जो उनका टिल्ट देखते हैं, इवन खान साहब बड़ी दफ़ा सहाफ़ियों से अडियाला में बात करते हुए कहते हैं, कभी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करना चाहते हैं, हम मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अब चंद रोज़ पहले कहा कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, इन्होंने हमें धोखा दिया है, इन्होंने पहले हमसे इस्लामाबाद का जलसा कैंसिल करवाया, हमने किया, बाद में इन्होंने हमारे लोगों को पकड़ा, ये किया वो किया। मतलब कि खान साहब के बहुत रेयर होता है कि वो बात करें कि हाँ पॉलिटिकल लोगों से भी बात होनी चाहिए। क्यों इमरान खान साहब का ये माइंड सेट हो चुका है कि जब तक आप इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे बात बन नहीं पाएगी? क्यों ये वो अभी भी सोचते हैं? देखें, इस्टेब्लिशमेंट से अगर बात करना चाहते हैं तो ज़रूर बात करें, अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है ज़रूर बात करें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन साथ से साथ देखें, आप एक जमहूरी निज़ाम चला रहे हैं, आप एक पार्लियामान का हिस्सा हैं। इस वक्त आपने कहा है ये कि ये इलेक्शन जो हैं, ये सिलेक्शन के रिजल्ट्स के मुताबिक पार्लियामान की इस वक्त हैसियत नहीं है, और मेरे ख्याल में तकरीबन तमाम पाकिस्तान इस बात पे इत्तफाक करता है, और शायद दुनिया में भी जो भी पाकिस्तान की तरफ देखता है वो भी कम होते जा रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट ही दुनिया में ख़त्म हो गया है पाकिस्तान के साथ बड़ी हद तक। लेकिन जो देखता है तो वो इस बात से इत्तफाक करता है। लेकिन उसके बावजूद आप पार्लियामान का हिस्सा हैं, आप इस पार्लियामान के अंदर बैठे हुए। याद रखें कि जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो पीटीआई जो है वो पार्लियामान से इस्तीफे देके चली गई थी बाहर। हालांकि वो पार्लियामान वो थी उसी पार्लियामान से वजीर आजम इमरान खान बने थे। 2018 के इलेक्शन पे तो तहरीक इंसाफ को एतराज नहीं था, लेकिन वो 2018 के नतीजे में बनी हुई जो पार्लियामेंट थी उसको भी छोड़ के चली गई थी तहरीक इंसाफ, क्योंकि हमने कहा कि जी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हुआ है ये क्योंकि आईनी तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए हम इस पार्लियामान का ही हिस्सा नहीं रहेंगे। सर, हुकूमत नहीं, पार्लियामान का हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इस दफा पार्लियामान का हिस्सा हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा रखते हैं, सेनेट के अंदर भी, नेशनल असेंबली के अंदर भी। तो जब तो इसका मतलब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप उस हुकूमत को कि फिलहाल इस हुकूमत को मैं मान रहा हूं, इसी तो इस पार्लियामान में बैठा हूं ना, वरना तो नहीं बैठना चाहिए, वरना तो आपको कह देना चाहिए मैं रद्द करता हूं इस पार्लियामान को। जब आपने उनकी हैसियत मान ली, उसके अलावा भी आप उनसे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आप उनसे बतौर हुकूमत ना बात करें। आपकी बात में वजन है, आपको वोट ज्यादा मिला है, उनको वोट कम मिला है। अगर सब निजाम ठीक चल रहा होता तो इसको हुकूमत आपकी होनी चाहिए थी, मुस्लिम लीग नून की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी तो है ना, वो सियासी पार्टी तो है, वो वोट तो लेके आए हैं, कम लेके आए हैं, ज्यादा लेके आए हैं। इस वक्त सिंध के अंदर क्या किसी को कोई शक है कि सिंध के अंदर सबसे ज्यादा वोट फ्री, जो बिल्कुल फॉर्म 45 का भी वोट उठा के देखेंगे तो पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा मिला है। तो जब वो एक पूरे सूबे के अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उनसे बतौर सियासी पार्टी क्यों नहीं करेंगे बात? मेरे ख्याल में, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनसे भी बात करनी चाहिए। और अगर बात करना चाहती है
इस्टेब्लिशमेंट तो जरूर बात करें, मुझे उस पर भी कोई इतराज नहीं, लेकिन हुकूमत कोई शक नहीं है। यहाँ तक बात बिल्कुल खौफ दुरुस्त है कि असल ताकत फैसले का, आखिरी फैसले का इख्तियार उनके पास है, इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसे क्या सियासत हमेशा ऐसी चलती रहेगी बावजूद इसके कि वो 1000 बार इनकार करें कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी सियासत में कोई मदाखलत नहीं है? सियासतदानों की ये सोच नहीं खत्म हो रही है कि ताकत का आखिरी जो मरकज है वही है, ये सियासतदानों की आज भी सोच है, लेकिन उधर हमेशा इनकार है। अब जब तक सियासतदान एक दूसरे के साथ दस्तो गरीबान रहेंगे, ऐसी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर चलेगी। क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालिबा कि पहले हमारा मैंडेट वापस करें फिर बातचीत होगी, क्या ये दुरुस्त तरीका कार है? ऐसे कौन बैठेगा आपके साथ? बातचीत होगी तो मैंडेट मिलेगा ना। देखें, मेरे ख्याल में, अच्छा, शुरू में मुझे बड़ी उम्मीद पैदा हुई थी क्योंकि एक इमरान खान साहब ने एक पोजीशन ली, बहुत बड़ा कंसेशन था, वो छोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ा कंसेशन किया। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि इनको पब्लिकली ये कहना ही नहीं चाहिए था, अवाम के अंदर सामने खान साहब को पहले दिन ये कहना ही नहीं चाहिए था, ये तो टेबल पर नेगोशिएशन की बात थी। और वो क्या बात थी, उन्होंने ये कह दिया कि नया इलेक्शन कराओ, यानी वो मान गए कि एक दफा दोबारा इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। हालांकि पोजीशन तो ये होनी चाहिए थी, नेगोशिएटिंग टेबल पे बिल्कुल बैठना चाहिए था और ये कह के बैठना चाहिए था कि आप जिस कुर्सी पे बैठे में आप हकदार ही नहीं है, आपको वोट नहीं मिले हैं, आपको ये जो इलेक्शन के अंदर एमएनए जितने आपको पार्लियामेंट में चाहिए थे वजीर आजम इलेक्ट होने के लिए, वो आपके नहीं है, ये आप जाली रिजल्ट के ऊपर बैठे हुए, और यहां से बातचीत शुरू करनी चाहिए थी। और आप तो सिर्फ फॉर्म 45 जो है उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को फैसले करने दें और हुकूमत से बाहर बैठे हैं, आपको ऑपोजिशन लीडर का हम दफ्तर दे देते। वहां से बातचीत शुरू जरूर वहां से करनी चाहिए थी। हमने पहले कह दिया कि अच्छा हम इलेक्शन जो है वो नया करा लें, और उस माहिदे को अचीव करने के अंदर यह बात सामने लानी चाहिए थी कि अच्छा अगर आप ये करने को तैयार होंगे तो चलें, ठीक है, फिर हम एक नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। और उसके अंदर एक टाइम के ऊपर बहस मुबाहिसा हो जाता, वो कहते अच्छा जी नया इलेक्शन अगर कराना है वो तो अभी 4.5 साल बाद होना है, आपने कहना था 3 महीने के बाद होना चाहिए, और कोई बीच का रास्ता नहीं। मुझे नहीं पता वो कामयाब होती या ना होती, लेकिन मेरे ख्याल में वो वाहिद रास्ता जिसके जरिए ये जो पाकिस्तान 2.5 साल हो गए, शाजिया छोटा अरसा नहीं है, 2.5 साल से ये 25 करोड़ का मुल्क जो है वो एक हिजान के अंदर है। तो ये खान साहब की गलत स्ट्रैटेजी थी, आपको लगता है? हाल पैदा हुई भी है, ये गलत स्ट्रैटेजी थी खान साहब की। मैं तो बार बार ये कह चुका हूं कि मेरे ख्याल के अंदर बातचीत बिल्कुल करनी चाहिए, और दबाव क्रिएट करने का तो फायदा ही जब है कि उस दबाव को क्रिएट करके फिर मुज़ाकरात एक तरफ आप जाली पार्लियामेंट और जाली मैंडेट वाली हुकूमत कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसी पार्लियामेंट की मखसूस नशिस्तों के लिए फाइट भी कर रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं, वो तो जब एक दफा हिस्सा बन गए पार्लियामान का तो उसका जितना भी उसके अंदर उनका मैक्सिमम शेयर बनता है तो उसके लिए वो लड़ाई करेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। देखें 2013 का जो इलेक्शन था उसमें भी तो तहरीक इंसाफ ने ये कहा ना कि धांधली है। हाँ। और जब हम लॉन्ग मार्च करके आए, जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो पहली मीटिंग जो मुज़ाकरात की हुई, मेरियट के अंदर मुज़ाकरात थी, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी हमारा डेलीगेशन लीड कर रहे थे, और चौधरी सरवर जो है वो मुस्लिम लीग नून का गवर्नर पंजाब थे वो लीड कर रहे थे। और उस डिस्कशन के अंदर उन्होंने कहा अच्छा जी आप बताएं आपके मुतालबात क्या हैं, तो हमने 6 मुतालबात उनके सामने रख दिए। हम पहले से डिस्कशन करके गए हुए थे कि ये 6 मुतालबात हमने, उसमें पहला मुतालबा था नवाज शरीफ का इस्तीफा। तो आप बोलते कि यार कैसे बातचीत होगी, आप तो ये आपका पहला इस्तीफा ये है कि नवाज शरीफ साहब घर जाओ, और आप क्या बातचीत करेंगे? लेकिन बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम 6 के 6 पॉइंट डिस्कस करने को तैयार हैं, हम 4 हल्के भी खोल देते हैं। सिर्फ आप इतनी मेहरबानी करें कि आप पहला पॉइंट जो है उसको 6ठे नंबर पे ले आए, हम बाकी 5 पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं, फिर 6ठे पे भी कर लेते हैं बातचीत। मतलब कि ये तब हुआ जब आप बैठे बगैर तो नहीं हुआ ना, बैठना जरूरी था इस बातचीत के लिए। यस, बैठे हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर, सीनियर सियासतदान असद उमर साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आइनी तरमीम का हतमी मुसवदा सामने लाए बगैर ही गोल कर दिया गया।
और अब कहा यह जा रहा है, बल्कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, नए मुसव्वदे पर काम भी हो रहा है, मौलाना साहब के साथ भी बातचीत चल रही है। अब इसमें तब्दील क्या होना है ये सामने आना अभी बाकी है, लेकिन ये बात तो हतमी है कि पहले वाले मुसव्वदे पर बहुत सी चहमगोइयाँ तो ये थी कि पार्लियामेंटेरियंस को ये पता ही नहीं था कि होने क्या जा रहा है। इवन के पार्टी के जो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं या नून लीग के लोग हैं, MQM के लोग हैं, सीनियर लीडरशिप जो है इन पार्टियों की, उनको भी नहीं पता था कि मुसव्वदा है क्या तरमीम का और होने क्या जा रहा है। सबको सिर्फ ये पता था कि हमने वोटिंग में हिस्सा डालना है, क्योंकि पहला मुसव्वदा पब्लिक हुआ, यानी पीपल्स पार्टी वाले मुसव्वदे को ज़ाहिर है मंजर आम पर लाने की उनकी तरफ से भी बात नहीं की गई। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आइनी तरमीम की बाज़गश्त है और अवामी नुमाइंदे जो हैं वही छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं। ये भी अजीब बात है कि बज़ाहिर जमहूरियत के मानने वाले जमहूरी दस्तूर में तब्दीली चाह तो रहे हैं और जमहूर को इग्नोर किया जा रहा है। ये भी अजीब बात है कि आइनी तरमीम लाने के टारगेट को लेकर इलेक्शन कमीशन अदालती फैसलों पर अमल दरामद की बजाय अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट को वजाहत पर वजाहत मांग कर कानून पढ़ा रहा है। ये भी अजीब बात है कि स्पीकर इलेक्शन कमीशन को ख़त के ज़रिए ये डायरेक्शन देते हैं कि अदालती फ़ैसला नहीं माना जा सकता। ये भी अजीब बात है कि मामला 2/3 मेजॉरिटी को पूरी करने का है और हुकूमत अभी तक मैंडेट चोरी और फॉर्म 47 का जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर, उसको ही क्लियर नहीं कर पाई है। ये भी अजीब बात है कि एक ही कानून में जाने वाले चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस से अलग अलग फैसलों के तवक्को लगाकर सियासी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, हिकमत अमलियाँ हैं, उनको तरतीब दिया जा रहा है। ये भी हमें अजीब बात लगती है कि वजारतें इंजॉय करने वाली मुस्लिम लीग नून जब कंसेंसस पैदा नहीं कर सकी, इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सकी, तो काबीना से बाहर बैठी पीपल्स पार्टी जो है ये तनकीद के सामने आकर खड़ी हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइनी तरमीम को लेकर कहाँ खड़ी है? ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि आइनी अदालतों को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, क्योंकि मिसाक़ जमहूरियत जो 2006 में बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ था, उसमें आइनी अदालतों का जिक्र है कि आइनी अदालतें हम बनाएंगे, आइनी अदालतें बनानी चाहिए। पीपल्स पार्टी इस मिसाक़ जमहूरियत का जब हवाला देती है तो सवाल ये फिर उठाए जाते हैं कि बाद में 18वीं तरमीम भी हुई, तब ये क्यों नहीं हुआ, 24वीं तरमीम भी हुई, और पीपल्स पार्टी को ये हम क्रेडिट देते हैं कि 73 का आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, जुल्फ़िकार भुट्टो ने दिया, और ये हम क्रेडिट देते हैं कि जब जब तरमीम का मामला आया, चाहे वो 18वीं तरमीम को लेकर हो या 73 का आइन देने का मामला हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक कंसेंसस पैदा किया है। लेकिन इस बार चूंकि बोझ जो था वो मुस्लिम लीग नून के कंधों पर था, तो मुस्लिम लीग नून की ही नाकामी इसको कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो नंबर्स पूरे नहीं कर सकी, मुस्लिम लीग नून कंसेंसस पैदा नहीं कर सकी। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर हैं सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा आपका। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में 18वीं तरमीम को लेकर मामला हो, 73 का आइन देने का इस मुल्क को मामला हो, आप लोगों ने हमेशा कंसेंसस पैदा किया है, इत्तफाक राय से सारे मामला तय पाते रहे हैं। क्या वजह हुई इस बार कि वोटिंग का दिन आ गया, नवाज शरीफ साहब जो थे वो रात को चले गए, उनको पता था कि सुबह जो है ये पेश किया जाएगा, हमने वोटिंग करनी है, कंसेंसस होमवर्क किए बगैर कैसे जो थे वो लोग इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही थी? होमवर्क ही नहीं था हुकूमत का। शुक्रिया शाजिया, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और तनकीद के निश्तर अपनी तरफ से बरसा दिए। मुझे ऑपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए बिल्कुल आपका हक है, आप हर सवाल उठाएं, और जैसे आपने कहा जमहूर को शेयर करना चाहिए, इसीलिए पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिश है कि अपना मौक़िफ़ और पीपल्स पार्टी का इसमें जो इंटरेस्ट है, जो वाज़े है, वो क्या है और क्यों है। और मैं समझती हूँ ये बहुत अहम बात है कि लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इजलास बुला लें और कहें कि अभी हमारे पास मुसव्वदा नहीं है। ये ऐसे तो होता नहीं है ना।
तो बिल्कुल मैं समझती हूँ, अब मैं तनकीद तो नहीं करूँगी, लेकिन पार्लिमानी पॉलिटिक्स 101 तो ये होती है कि आप पहले ये सारे काम मुकम्मल करें और स्टेक होल्डर्स को ज्वाइन करवाएं। और देखिए, हमारा कहना तो ये कि हमारा ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, ये आपने सब मेरे लिए कह भी दिया, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और मिसाक जमहूरियत एक बहुत बड़ी चीज़ थी पाकिस्तान के लिए। ये एक इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान के लिए, और अभी भी, बल्कि आई रिमेंबर्स 1 साल पहले हमने प्रोग्राम किया था यहीं कहीं अपने ऑफिस में, और काफ़ी लोग आए थे, उस पर यही डिस्कशन हो रहा था कि इनकम्प्लीट क्या रह गया। और आईनी अदालत की बात बार बार ना सिर्फ हम करते रहे, लेकिन इस वक्त चेयरमैन बिलावल को इसमें मौका भी नज़र आ रहा है कि देखिए, इस तरह का जब आता है तो फिर आप करें अपना एजेंडा पुश, और आप करें एक तरीके से जिससे, देखिए 2 बातें आपने भी कही कि हम चाहते हैं हमेशा शराकत एक राय से हो, सबकी शराकत हो इसमें, एंड कंसेंसस भी हो। आइडियल नहीं होता है कि अगर कंसेंसस नहीं हो, लेकिन मेजॉरिटी रूल का यही मतलब है कि आप जितने लोगों की कोशिश कर सकें, एटलीस्ट जमहूरियत का है, आप उनको लेके साथ चलें। पीपल्स पार्टी का कुछ ज़्यादा ही इसमें रुझान रहता है कि हम पूरे हाउस को साथ लेके चलें, हर चीज़ को, चाहे चीज़ें वेट करती रहें, लेकिन उसका एक वैल्यू भी होता है जी, उसका एक फ़ायदा होता है, उसकी एक लेगेसी होती है, वो इंड्योर करती है बात। तो आपने जो बार बार मुझसे पूछा है ना कि क्यों ऐसे, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आप टाइम लें, लेकिन लोगों को अपने साथ लेके चलें। बल्कि हमारी तो कोशिश थी कि ऑपोजिशन भी इस पर कमेटी में आए, कमेटी बनवाई गई, फिर सेनेट को भी जब हमने शोर मचाया तो इन्वॉल्व किया गया, और वो भी पीपल्स पार्टी ने शोर मचाया कि ये क्यों, क्योंकि देखिए वफाक की नुमाइंदगी मसावी सुतूर पर वहीं होती है, यानी चारों सूबों की बराबर की नुमाइंदगी वहीं है। और इसीलिए हम जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी बात करें, उसका एक कलीदी हिस्सा यही है कि जी आप कोशिश करें कि आपकी उसमें सूबों की नुमाइंदगी हो, फिर आप हाई कोर्ट्स पर भी वो मॉडल ले जाएं, आप ऐसा कोशिश वो बात बिल्कुल ठीक है। हमारा सवाल ये है कि जब मुसविदा फाइनल नहीं था, सब पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में नहीं लिया गया था, MQM वाले कहते थे हमें नहीं पता मुसविदे में क्या है, नून लीग वाले कहते थे हमें मुसविदे में नहीं पता क्या चीज़ है, इजलास क्यों बुलाया गया कि कल जो है ना वो नंबर्स पूरे हो जाएंगे और हम तरमीम करने जा रहे हैं? वाई? एक गुजारिश है, इजलास तो खैर मैं तो चाइना में थी, मगर इजलास तो हमारा तो होना था उस वक्त। इनफैक्ट मुझे डेट दी गई थी कि आप, बल्कि मैं देर से वापस आ रही थी, मैंने कहा अच्छा, वो उसमें डेट्स हो गई थी, और मैंने ये, हमें तो ये पता था कि इजलास होना है। इजलास लिटरली हर महीने अदर दिन शायद जुलाई जब बजट का चलता है होता है, और इजलास ने होना होता है क्योंकि हमारा एजेंडा पाइल अप हो जाता है, दूसरी बिजनेस डिस्पेंस करनी होती है, दूसरी क्या बहुत सारी होती है, सवाल जवाब होते हैं, और लिटरली लगभग मोटा मोटा 15 दिन हर महीने के, 10 से 15 दिन हर महीने के इजलास में गुजरते हैं। तो ये इजलास होने थे, और ये भी हमने 2-3 दफा फैसला किया, हर दफा हो नहीं पाता एग्जैक्टली, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम सेनेट और नेशनल असेंबली का जो हाउस बिजनेस में लीडरशिप है जिसमें मैं हूँ, हम तय करते हैं कि साथ हो जाएं, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें अगर बिल्स आ रहे हैं। अच्छा, और मिनिस्टर्स कि अगर हमें मौजूदगी यकीनी बनानी है हाउसेज में, तो ये बेस्ट तरीका होता है जी, फिर उनको दोनों हाउसेज में मुंह देना होता है, जवाबदेही यकीनी बनानी होती है, और ये सारा काम फिर मामला चलता है। आप तो समझती है ना कि इसका अच्छा तरीका यही है, जाहिर है जमहूरियत में हम रहते हैं, हमारे यहाँ जमहूरी एक सिस्टम है, इस तरह का मुसवदा जो भी तजावीज़ हैं पार्लियामेंट में लेकी जाएं, इस पर बहस हो, कंसेंसस हो, फिर ये होता है। रात के अंधेरे में छुपन छुपाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना होता। छुपन छुपाई तो बिल्कुल ही, देखिए मैं समझती हूँ कि जो अब पार्लियामानी कमेटी बनी है, जो पहले दिन शायद बन जानी चाहिए थी ना, पार्लियामानी कमेटी बनती है, उसमें लोग आते हैं, फिर वो अपने अपने पार्लियामेंटेरियंस ऐसा करते हैं, कोई गलत होती हैं तजावीज़, कोई सही होती हैं, कोई बहुत वैल्यूबल होती हैं, कोई बिल्कुल ही अजीब व गरीब होती हैं, लेकिन हम ये हक है सबका लेके आए। और इस पर मैं समझती हूँ अब आगे जाते हुए वी कैन, बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को पीपल्स पार्टी के तजुर्बे से कुछ सीखना चाहिए। आप हमें कहते हैं तो बेहतर है कि हम, इसलिए इस वक्त चेयरमैन इसकी काफ़ी, बिलावल इसकी काफ़ी हिमायत में हैं कि
ये देखिए, आप सिस्टम को सही करें, खासतौर से अपने अदालती निज़ाम को, और अपना ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स पे आए। अब हमें जब खुद 50-50 साल पीपल्स पार्टी जैसी तंजीम को, जो हुकूमत में रह चुकी है, इन एंड आउट रह चुकी है, जब हमें इंसाफ नहीं मिल सकता तो आम आदमी को कितना इंसाफ मिलता होगा? बिल्कुल सही शहरी साहिबा, जब 18वीं तरमीम आप लोग ला रहे थे तब भी तो एक बहुत अच्छा मौका था कि मिसाके जमहूरियत की इस शर्त को, इस शिक को इम्प्लीमेंट करवाने का। क्या तब रुकावट कौन था? मुस्लिम लीग नून थी? कौन था? बहुत सारे जी, नैब को हटाने में भी वो थे, तो छोड़ दें आप उस बात को। मैं उस कमेटी में नहीं थी, सिर्फ मर्द हजरात की वो कमेटी थी, ठीक है जी। और मैं आपसे ये, मुझे लग रहा है आप चाह रही हैं कि अब जो कंसेंसस हो रहा है हो जाए, कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि होता काम रह जाए। मेरी आप थोड़ी सी गुजारिश सुन लें, आप बड़ी शातिर जर्नलिस्ट हैं, आपको ये भी मालूम है कि हर चीज का, अब जब वो 18वीं तरमीम देखिए उसमें थी, हमारी तरफ से तो बहुत पुश था, लेकिन इट वाज ऑलमोस्ट 11-12 महीने हो गए थे वो कमेटी बैठती थी, कोई 90 से ज्यादा उनकी सिटिंग्स हुई थी। तो हमने ये किया कि उस वक्त भी और अभी भी मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है। उसका पहले COD का नाम भी पहले लैपटॉप पे कॉमन मिनिमम एजेंडा होता था कि फरीकीन के दरमियान कोई कोर पॉइंट्स इशू आ जाएं जिस पर आप अग्री करें। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमारी तरफ से था और नून लीग की तरफ से भी था, बट आगे जाते हुए इसमें सारी पार्टियां थी ना, इट वाज नॉट जस्ट नून लीग एंड पीपल्स पार्टी, तो सबको साथ लेके चलना है। अब भी हमारी यही कोशिश है कि हम सबको साथ लेके चलें, पार्लिमानी कमेटी के जरिए जाए, जो स्टेक होल्डर्स वैसे ही मिलना चाहते हैं लॉजेस में, घरों में, दफातर में, चेंबर्स में, इस तरह काम होता है जी। हम तो बहुत सारी लेजिस्लेटिव मीटिंग्स, नॉर्मल बिल्स आए हुए होते हैं, हमारी पार्टी के भी होते हैं, मेरे चेंबर में मीटिंग होती है, हमारे सीनियर लोग आ जाते हैं दोनों हाउसेस के। आईनी अदालत अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है, इसका सारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कहाँ होगा? वही सेम बिल्डिंग होगी, वही काम होगा? ये जाहिर है ये भी तो होमवर्क करना है ना? ये होमवर्क जरूर करना है, कोई काम तो काबीना जितनी भी हैं वो करें। हमारी तो कोशिश है, आपने सुना होगा चेयरमैन बिलावल की बात, कि हमारी कोशिश है कि हाई कोर्ट्स भी इस तरह के हों ताकि आपको स्पीडी जस्टिस भी मिले और आपको ट्रैवल ना करना पड़े यहाँ बेंचेस के लिए। तो ये तो एक बात है। और देखिए, जगह का कोई मसला नहीं है, पूरी वफाक में, पूरे इस्लामाबाद में, पूरे हमारे सूबाई कैपिटल्स में जगह है। और आपको पता है, मुझे पता है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जस्टिस निज़ाम इस वक्त कितना टूटा हुआ है। इट इज अ ब्रोकन सिस्टम। आप लोग बहुत से तनकीद करते हैं पॉलिटिक्स इज ब्रोकन, उससे ज्यादा ब्रोकन तो वो है मैडम। और एक बात जो इस वक्त हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी, बिफोर यू आस्क मी आई विल टेल यू, देखिए बात इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किस लिए चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि 15% सियासी और आईनी केसेस जो इस वक्त 80% टाइम ले रहे हैं आपकी अदालतों का, वो वहां जाएं, ठीक है जी। सही। और दूसरी बात ये भी तय हो जाना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल, प्लीज लेट देयर बी नो कंफ्यूजन, दिस इज नॉट अ पावर स्ट्रगल। ये स्ट्रगल इस बात की है कि हमने किस बात को यकीनी बनाना है, और पाकिस्तान वैसे ही इस वक्त खासी सियासी इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है जी। इसमें आइन का खालिक कौन है? सही, कौन है? कौन तशरीह करता है और खालिक कौन है जी? नहीं, भुट्टो साहब बेशक हैं, 1973 के और 18वीं तरमीम की भी उन्हीं के ढांचे पर बना है, लेकिन आइन का खालिक पीपल्स पार्टी के अलावा पार्लियामान है। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई नहीं हो सकता। और आइन के खालिक वो होते हैं जो जवाबदेह होते हैं, जो आपसे टीवी से खंदा पेशानी से आपकी बहस और आपकी तनकीद बर्दाश्त करें। सही है जी, सही। अच्छा, सीनियरिटी को लेकर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है? आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जजेस की जो तकर्री है वो सीनियरिटी बेसिस पर होती है। अब जब ये भी सबसे पहले तो ये बताएं कि सीनियरिटी इसको ख़त्म करने का भी ये तरमीम में ये चीज़ शामिल है, तो आपको नहीं लगता अगर ये इस तरह हो जाएगा तो फिर एक दौड़ चल जाएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस नीचे से लाकर चुनेगी या जो भी उनको पसंद होगा, नून लीग अपनी मर्जी का करेगी, पीटीआई अपनी मर्जी का करेगी। डू यू रियली थिंक कि वर्कआउट करेगा ये हमारे सिस्टम में? हमारा सिस्टम क्यों ऐसा यूनिक है? सारी दुनिया में ऐसा होता है।
ठीक है जी, पार्लियामान अपॉइंटमेंट्स करता है। मैं कोई इससे डिसएग्री नहीं कर रही, जो आप बात कह रही हैं, हर बात में मेरिट होती है, हर बात में वजन होता है, लेकिन सारी दुनिया में तो ये होता है, हमारे सिस्टम में कोई सींग लगे हुए हैं कि कोई हर चीज नेचुरल ऑर्डर में होता है, टेन्योर्स होते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ और हम सारे ये समझते हैं, खासतौर से पीपल्स पार्टी की तो मैं बात कर रही हूँ, कि हम कोई पर्सन स्पेसिफिक तरमीम नहीं लाना चाहते कि आज ये नहीं है तो फला बदबूदार है तो ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए हर जज ऑनरेबल है, इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है, चाहे हमें जजमेंट्स बिल्कुल एक्सेप्टेबल भी ना हो, हमारे खिलाफ गए होंगे, हम फिर भी एहतराम करते हैं और सरे तस्लीम हम रखते हैं। क्या कोई ऐसी सजेशन भी ज़ेरे गौर है कि काजी फायज ईसा साहब के रिटायरमेंट के बाद जब उनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी तो उनको आईनी अदालत की तरफ उनको मूव कर दिया जाए एज अ चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? ये आपके और मेरे कम से कम, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, ये मेरे अकेला फैसला नहीं हो सकता, मेरी पार्टी का भी अकेले ये फैसला नहीं हो सकता, बल्कि हमें सबकी राय लेनी होगी इसमें। और इसीलिए ढांचे जो, अगेन आई एम सेइंग, कोई पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं होनी चाहिए कि जी मुझे फला जज पसंद है और मुझे फला जज गलत लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें चलना पड़ेगा शफाफियत के साथ और एक, जैसे मैंने कहा, इश्तिराक राय के साथ। जब आप इश्तिराक राय से चलेंगे और पार्लियामान तय करेगी मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, क्योंकि इस वक्त तो कमेटी बिल्कुल ही गैर फाल है, इट्स अ जोक। मुझे मौलाना साहब क्यों नहीं माने? मौलाना साहब क्यों नहीं माने? इतना मनाने की कोशिश की, बिलावल साहब भी जाते रहे, जरदारी साहब भी जाते रहे, शहबाज शरीफ साहब भी जाते रहे, क्यों मौलाना साहब नहीं मना पाए आप लोग? भाई, मैं तो अच्छी खासी मिठाई खा के आई हूँ उनके यहाँ से, मुझे नहीं पता कि उनको इतना मुश्किल तो नहीं है मनाना, और ऐसी बात नहीं है कि हम मना नहीं सक रहे। बात ये है कि वो भी अपने उनके सबके, हर पार्टी के इनफरादी मसाइल होते हैं, कुछ पर्टिकुलर होते हैं, कुछ उनके सूबाई प्रेशर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो जिस वक्त तैयार होंगे वो तैयार होंगे। उनकी हम हमेशा से उनके साथ हमारी एक एहतराम की रिलेशनशिप रही है, रिश्ता रहा है। कभी हमने ये नहीं कहा कि हमारे कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी रहे, हमने उनके साथ हमेशा उनसे बात मनवाई भी है। कुछ वो लेते हैं, कुछ हम देते हैं ना। दिस इज द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉलिटिक्स पॉसिबल। ये नहीं कि हमारी 100% बात पूरी की जाएगी, दैट्स नॉट नेसेसरी। हम उनसे कहेंगे जी आपने जजेस की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमने 58(2)B मर के निकाला, इंस्टेबिलिटी का जो महवर था मुल्क में, और फिर आके जजेस निकाल रहे हैं आपको। लेकिन मौलाना साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आपने भी देखी हो। मौलाना साहब कह रहे हैं, वो तो एक बार फिर से कह रहे हैं कि मुल्क में नए इलेक्शंस होने चाहिए। वो कहते हैं मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा हम नहीं समझते, ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, ये आईनी तरमीम से मुल्क में मार्शल लॉ ला रहे थे। अब एकदम हम मौलाना साहब का 360 के एंगल पर मौलाना साहब की सोच और मौलाना साहब के मुतालिबात देख रहे हैं। व्हाट इज दिस? आपको बताएंगे कि उनका मकसद और मतलब क्या है। लेकिन देखिए, उनके तो नुमाइंदे हैं ना पार्लियामान में, और बहुत एक्टिव हैं, और हमारे साथ तो कम से कम गुफ्तो शनीद में डेली हैं। ठीक है जी, मैं आगे इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं उनकी जमात की ना तर्जुमानी कर सकती हूँ, ना उनके लिए उनके मुंह में कोई अल्फाज भी डाल सकती हूँ। उनके प्रेशर्स वो बेहतर जानते हैं। वो मुल्क के, मैं समझती हूँ, सबसे, उन्होंने भी, अगर जरदारी साहब ने PhD की भी है, सदर साहब ने सियासत में, तो उन्होंने AA तो किया हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 63A पर नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। आप लोग समझते हैं कि अगर फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिल जाती है, जो तरमीम में भी कहा जा रहा है ये शामिल करने जा रहे हैं, कल इस पर हेयरिंग भी होने जा रही है, कि जो आपको याद होगा उमर अता बंदयाल साहब का जो फैसला था 2021 का, आपको लगता नहीं है कि इससे मामलात जो हैं वो किसी और तरफ चले जाएंगे? किसी को भी पीपल्स पार्टी को ज़रूरत होगी, तहरीक इंसाफ के लोग आ सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, तहरीक इंसाफ को ज़रूरत होगी, फिर तो होगा पैसा दिखाओ, सबका मूड बन जाए, कोई इधर का उधर चला जाए, उधर का इधर आ जाए, तो इस सिस्टम हमारा क्या शक्ल होगी? फिर सिस्टम की 2/3 की क्या हैसियत रह जाएगी? जी, सिस्टम कोई एक शिक से नहीं बंधा हुआ, और उसकी स्टेबिलिटी उसके इस्तेकाम पर नहीं मुनहसर है। मैं आपको बताऊं, आपकी बजा बातें जो भी हों, मैं ये जरूर कहूंगी कि जो हॉर्स ट्रेडिंग से, तो आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात करिए ना, सिंपल सी बात है।
तो इन घोड़े दौड़ाने से तो हम भी बिल्कुल इसका विक्टिम हम हो चुके हैं। लेकिन बात यह है कि देखिए, इसमें अदालत तरमीम क्यों नहीं कर सकती? आप अदालत से तरामीम का हक नहीं ले सकते। दूसरी बात, आप किसी मेंबर से ये नहीं कह सकते कि आप हमने वो सारे लूप होल्स छोड़े हुए थे कि आप जरूर वोट कर सकते हैं। वो अलग बात है कि हम आपको पार्टी से इस वक्त निकाले नहीं निकाले। मैंने तो उस वक्त भी कहा था दिस इज वेरी ड्रकोनियन। हर जगह आप कॉन्शियंस पे वोट करते हैं, पार्टी पे जरूर चलता है और चलना चाहिए, बिकॉज हमारा पार्टी सिस्टम है, हमारा इंडिविजुअल कोई सिस्टम नहीं है। तो आप जब पार्टी व्हिप चलाएंगे, आप मुझे बताएं कि जब एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फिर कैसे होगा? आप जजेस निकालेंगे और जजेस लेके आएंगे लोगों को। आप मुझे बताइए कि वजीर आजम और हुकूमतें अगर जायज आईनी जमहूरी तरीके से पार्लियामान में निकलती हैं तो ये 63A का क्या फिर बनता है? आप मुझे बताएं। ये अब हम नहीं कर सकते। जब एक हुकूमत गिर गई इसी जरिए से, तो आपने उसका दरवाजा बंद कर दिया है। तो लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हर एक में वक्त आ सकता है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग सिंसियर रहें, लॉयल रहें, वो किसी और पार्टी को वोट ना ढल सके। हमें कोई इस चीज का टेंशन नहीं है। हमारे लोगों के नंबर्स हमेशा पूरे होते हैं। हमारी दोनों पार्लियामानी हाउसेस में पूरे नंबर्स होते हैं। कोरम भी मैडम हम करते हैं। तो हमारी जो हुकूमत हमारी सामने नहीं होगी, लेकिन कोरम हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे नंबर्स हमेशा पूरे होते हैं। हमारे मेंबरान की पार्लियामानी ट्रेनिंग ऐसी है। मैं सेनेट में पार्लियामानी लीडरों मुझसे पूछें कितनी दफा मैं पूछती हूँ आप टाइम पे क्यों नहीं है। और नॉर्मल वोटिंग के लिए वोटिंग हो भी नहीं रही हो, हमारी शमूलियत सबसे भरपूर होती है और हमारी कारकर्दगी सबसे आगे होती है। तो इसमें हमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप हुकूमत आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे, फिर कैसे करेंगे? एक दफा हुआ तो उसके बाद आपसे ये ताकत ले ली गई। आई एम सॉरी, आइन का खालिक पार्लियामान है और आइन में और पार्लियामान में जो होता है who gets voted in, who gets voted out, वो हमारा हक है। सही। आप नहीं मुझसे कह सकते कि जी मैडम आप मिनिस्टर हैं, मैंने चीनी की कीमत ये कर दी, आप फूड मिनिस्टर, मैंने चीनी की कीमत ये कर दी। ये नहीं कर सकते। आप डैम नहीं बना सकते। मैं क्लाइमेट मिनिस्टर हूँ और जो मैं कह रही हूँ कि बड़े डैम्स नहीं बनने चाहिए, आप नहीं जबरदस्ती डैम बना सकते। यू कैन नॉट डू दिस। आप रेकोडिक का केस जो चौधरी इफ्तिखार ने, आज तक हम उसके बिलियंस ऑफ 6 बिलियन भर रहे हैं आर्बिट्रेशन में, वो आप कर सकते हैं। कौन आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने आएगा? आप मुझे बताएं। कौन आएगा जिसको पता नहीं आपकी आधे मसाइल ये हैं। अभी मैं एक एशिया एनर्जी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रही थी, वो सारे सवाल मैंने कहा कैसे आगे जब आपके टैरिफ्स बदलते रहते हैं, जब अदालत आपका हाथ डालती है, बीच में स्टे ऑर्डर देती है, फिर आप कहाँ जाएंगे? कल खाकान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे वो फरमा रहे थे, अदालत में खड़े हैं। सही, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी ये फरमा रहे थे कि इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, कौन इन्वेस्टर आएगा जिसको ये पता होगा कि यहाँ पर तो आईनी तरमीम लाने के लिए भी रात का अंधेरा इस्तेमाल किया जाता है और अवाम को बताया भी नहीं जाता कि करने क्या जा रहे हैं। तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी रात के अंधेरे में कानून साजी करके कहा जा सकता है कौन सी इन्वेस्टमेंट, तो भागो यहाँ। मैं शाहिद भाई का कुछ नहीं कहूंगी, वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इस निजाम को मुझसे बेहतर जानते हैं और रात को क्या होता है और दिन को क्या होता है वो भी मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन कोई रात के अंधेरे में बात नहीं हो रही। बीबी देखिए, खासतौर से पीपल्स, और मैं कहूंगी शायद भी इसी तरह नहीं चाहते होंगे। हम चाहते हैं कि हमारी तो कोशिश है कि सिविल सोसाइटी भी इंगेज हो। देखिए, आप साथ लेके चलेंगे लोगों को तो आपका हर काम फाल होगा। आपकी जवाबदेही का हिस्सा है ये कि आप साथ लेके चले। हमारी तो आउटरीच सिविल सोसाइटी को शुरू हो गई है जी। सही, ठीक, हमारे जी बहुत शुक्रिया फैसलों के लिए और तरमीम के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा मेरे साथ थी। बहुत शुक्रिया आपका शहरी साहिबा। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जमहूरियत के तस्वुर का बुनियादी उसूल है
आपकी एक आज़ाद राय हो। जमहूरियत का उसूल है कि आपके पास अपनी राय बदलने का इख्तियार भी हो, और जमहूरियत का उसूल है कि आप किसी नज़रिए पर कायल होकर उसे वोट डाल सकें, चाहे वो आपकी पार्टी का हो या मुखालिफ। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज़ाद राय करोड़ों रुपए की कैद में चली जाती है। राय बदलने का इख्तियार ब्लैकमेलिंग की नज़र हो जाता है, और नज़रियात की गुंजाइश बस पार्टी लीडर की हिदायत से पहले तक की होती है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल 63A नजरसानी केस पर समाअत करने जा रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस को सुनने जा रहा है। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शामिल हैं। ये वही केस है जब 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह करके ये वाजे कर दिया था कि मुनहरिफ रुकन असम्बली का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा, और वो रुकन डी सीट भी हो जाएगा और नाअहली भी भुगतना होगी। पाकिस्तान की सियासत में नाजरीन, फ्लोर क्रॉसिंग की एक तारीख है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 2 मई 2022 में पंजाब में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हुई, क्योंकि उसमें PTI के 25 से ज़ायद अरकान ने वोट दिए थे। आपको याद होगा मार्च 2022 में जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई थी, वहाँ इस बात का इंकशाफ हुआ कि PTI के मुनहरिफ अरकान को सिंध हाउस में रखा गया है, जिनमें एक राजा रियाज भी थे, जो आगे जाकर PDM हुकूमत के अपोजिशन लीडर बने। उन अरकान की हिमायत खोने पर 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत को घर जाना पड़ा था। अब हुकूमत जो आईनी तरमीम लाना चाहती है, उसमें एक आईनी अदालत भी बनाने जा रही है। हुकूमत इरादा रखती है इस आईनी तरमीम से पहले हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना, और फिर इस ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा का जजिस कमेटी को तब्दील करना, और कमेटी की तरफ से आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्त मुकर्रर कर देने के सारे मामले पर सवालात उठ रहे हैं। इसी सारे मामले पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून अशतर औसाफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब आपका। अशतर औसाफ साहब, अब मैंने साहब से 2 रोज़ पहले ये सवाल पूछा कि आर्टिकल 63A की नज़रसानी केस की समाअत होने जा रही है, अगर फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिल जाती है तो ये तो बड़ा एक अजीब मामला शुरू नहीं हो जाएगा कि आप जो है वो 2/3 का आपके पास क्या इख्तियार रहेगा, फिर तो कोई 100 सीटें भी ले ले तो आप जो है वो 2/3 हासिल कर सकते हैं। PTI के लोग उठा लें, आप नून लीग के उठा लें, किसी को पकड़ लें, ज़ोर ज़बरदस्ती के मामले आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे रहे हैं। तो एतजाज़ साहब ने जवाब दिया कि सिर्फ ये पता चल जाए कि इस मुल्क में बेंच कौन सा बना है तो पता चल जाएगा कि फ़ैसला क्या आएगा। क्या ये बहुत बड़ा पाकिस्तानी अदालती सिस्टम का एक अलमिया नहीं बन गया कि जब बेंचेस बनने पर फैसले सामने आने लगे? ये बहुत दुख की बात है, और एतजाज़ साहब हमारे असातिज़ा में से हैं, और जो बात कह रहे हैं वो कयास आराई नहीं है, वो हकीकत बन गई है। और ये आज की बात नहीं है, आप पिछले वर्षों में देख लीजिए, जब भी बेंच की तश्कील होती थी उसी से पता चल जाता था कि टिल्ट किस तरफ जा रहा है। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। इसीलिए मैं कई बरस से कहता आया हूँ, कई सालों से ये बात कहता चला गया हूँ, और मेरी इंटरप्रिटेशन हमेशा यही रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बेंचेस में बैठने का कोई आइन में मुझे चीज़ नज़र नहीं आती। हाई कोर्ट के पास है, वहाँ बेंचेस का जिक्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है। अगर ये मेरी बात जो है मान ली जाती कई बरस पहले, तो ये चेमगोइयाँ ना होती, ये एतराज़ात ना होते। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ये कयास आराई नहीं है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है। अभी भी वक्त है इस सारे मामले को देखें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सारे के सारे जजेस इकट्ठे बैठ के, तो फिर वो चीफ जस्टिस का पिक एंड चूज का वाला मामला और जजेस की बीच में जो है ये सारी डिविजन्स वगैरह जो है खत्म हो जाए। इसीलिए तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर भी जो बात की जा रही है वो यही है कि वो बेंचेस नहीं बैठेंगे, वो एक ही कोर्ट होगा, यानी वो सारे मिल के फैसला करेंगे। लेकिन जब आप सीनियरिटी खत्म कर देंगे सर, आप सीनियरिटी खत्म कर देंगे तो पिक एंड चूज तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर तो जो हुकूमत होगी वो तो अपनी मन मर्जी करेगी ना, फिर वो तो एक नया आप प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं। अरे नहीं, देखिए सीनियरिटी कहाँ आपने खत्म की।
देखिए सीनियरिटी इज वन ऑफ दी, इसको सिर्फ एक यही तो टेस्ट नहीं है। सीनियरिटी तो एक एलिमेंट है, एक वो उन मुख्तलिफ अवामिल में से एक चीज है, एक अमल है जिसको आपने देखना है। सीनियरिटी कम फिटनेस एंड ट्रैक रिकॉर्ड, ये तीनों चीजें हर जगह पे हैं। फौज में नहीं है क्या? क्या आपके सिविल सर्विस में नहीं है क्या? सारी ही चीफ सेक्रेटरी जो है वो सबसे सीनियर पे लगाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ना होना चाहिए। और अभी भी आप देखें कि आपने जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का लगाया तो वो खातून लगाई और वो तीसरे नंबर से उठा के लगाई। तो कौन सा बात कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा नहीं होता। याद रखिए ये बिल्कुल गलत बात है कि आप कहें कि किसको आपने कौन लगा रहा है। देखना है किसको लगाया जा रहा है, सही, ये है इम्पोर्टेंट। और इंडिपेंडेंस दो तरह की है। एक इंडिपेंडेंस है एक्सटर्नल फैक्टर से, जहां पे कोई इन्फ्लुएंस हो। और आपने देखा कि इवन 6 जजेस जिन्होंने बात की, वो क्या उन्होंने कहा कि हमने अंडर इन्फ्लुएंस फैसले किए। उन्होंने कहा कि हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। और सजेशन तो ये है कि उसके लिए भी मदावा किया जाए, उसके लिए भी आईन में आप लिखें कि जहां पे उनका मुआवजा हो सकता है तो उनके ऊपर जो प्रेशराइज उनको करना चाहे उनका भी मुआवजा होना चाहिए। तो आई गो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो एज ए कोलिजियम बैठेगी, सारे इकट्ठे बैठेंगे। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे लॉजिक है। और लॉजिक है कि कलेक्टिव जब आप बात करते हैं तो कलेक्टिव विजडम से आप इंफॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं। और उसमें इंडिपेंडेंस की मैंने बात की आपसे, तो मैंने आपसे एक सिर्फ फैक्टर बोला और वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। दूसरा इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा जुज है और वो जुज याद रखने वाला और अमल करने वाला है कि अपनी पसंद और नापसंद, अपनी जाती सोच, अपनी जाती फिक्र से हट के फैसला करें और फैसला करें कानून और आइन के मुताबिक। लेकिन इस वक्त तो बहुत ज्यादा मामला कंट्रोवर्शियल आप देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को लेकर तहरीक इंसाफ के साथ उनको जोड़े, बल्कि तहरीक इंसाफ खुद उनको जोड़ रही है। खान साहब खुद कहते हैं कि वो आएंगे तो इलेक्शंस भी हो जाएंगे, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसले हैं वो भी होने लगेंगे, इनकी हुकूमत चली जाएगी, हम आ जाएंगे। मतलब कि ये सियासी जमातें क्यों जजिस को, आने वाले चीफ जस्टिस को, काजी फैज़ ईसा जो जाने वाले हैं, अगर वो कहते हैं कि ये रुक गए तो हमारे तो इनसे तो इंसाफ की उम्मीद नहीं है। हुकूमत कहती है मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं। मतलब कि ये सियासी जमातों का कसूर नहीं है कि जजिस को, ऐसी पर्सनालिटीज को आप अपने साथ जोड़कर पहले से कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? सियासी जमातों का बिल्कुल कसूर है, लेकिन सिर्फ वो कसूर ज़बानी नहीं है। वो कसूर इसलिए है क्योंकि जब उनको मौका, अभी भी अगर मौका मिले और मिल रहा है, अगर 2/3 अक्सरियत इकट्ठी हो जाती है, अक्रॉस दी आइल्स हो जाती है, सारे मिल के बैठते हैं, तो आइन को इस तरह तरमीम करें कि ये चीज ही खत्म हो जाए। क्यों हम इकट्ठा उनको नहीं बिठाते? सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी बैठे, उसमें बेंचेस का तस्वर खत्म कर दीजिए, ये सारे इतराज़ात खत्म हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल 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 सही। दूसरी बात ये कि आप सियासी चीजों को क्यों लेके जाते हैं कोर्ट में? आप खुद क्यों नहीं पार्लियामेंट के इजलास बुलाते और पार्लियामेंट बैठी रहे और अपना काम करती रहे? मैंने तो ये भी सजेस्ट किया था कि पार्लियामेंटेरियन से आप इख्तियारात ले लें डेवलपमेंट के, फंड्स उनको ना, आप उनको सिर्फ लेजिस्लेशन पे लगाएं। और आपने फ्लोर क्रॉसिंग की बात की, 63A में जो फैसला किया गया, कल वो लगा हुआ है, मैं इसके ऊपर कोई लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि जो 63A है वो फ्लोर क्रॉसिंग को कंडेम करता है, वो रोकता है। और लेकिन ये है कि आप जब ये सारा अमल कर लें तो आप अपनी सीट जो है वो खो बैठेंगे, आपका वोट शुमार होगा। क्यों शुमार होगा? क्योंकि आप अपने एक नजरिया का इजहार कर रहे हैं और उसके एवज अपनी सीट खो रहे हैं। सही सही। इलेक्शन ठीक है, बिल्कुल सही। इलेक्शन कमीशन को क्या इससे पहले आपने तारीख में इस तरह अदालती फैसलों के सामने खड़े होते देखा है? आपको याद है 12 जुलाई का फैसला, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना, उसके बाद वजाहती ऑर्डर आना, उसके बाद फिर वजाहत मांगना, फिर तफसीली ऑर्डर आना, फिर वजाहत मांगना।
मतलब कि इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है या दबाव का शिकार है? आपको पता है स्पीकर साहब ने भी खत लिखा, उधर से भी प्रेशर है, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स। ये कंफ्यूजन वाकई कंफ्यूजन का शिकार है इलेक्शन कमीशन या प्रेशर है पार्लियामेंट का? देखिए मैं बताऊं आपको, पार्लियामेंट का कोई प्रेशर नहीं है। पार्लियामेंट जो है उसको अपना काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट अपना काम नहीं सही तरीके से कर रही, उनको लेजिस्लेशन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर लाजिम है कि वो आइन और कानून की पाबंदी करे। तो कानून जब तब्दील कर दिया गया, और जाहिर है वो कंफ्यूजन तो हो जाएगी। देखिए किसी भी जजमेंट के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसमें डिक्लेरेशन दिया जाता है, वो सारी बात की जाती है। दूसरा होता है डायरेक्शंस देना, और डायरेक्शंस में जब वो एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कोई मामला ऐसा हो जिसके अंदर आपने डिक्लेरेशन दे दी लेकिन एग्जीक्यूशन अभी उसको ऑर्डर की नहीं हुई और कानून चेंज, तो फिर वो जो जजमेंट है वो इनइफेक्टिव हो गई। ये नहीं कि वो नल एंड वॉइड हो गई, नहीं, नल एंड वॉइड नहीं होती। अच्छा। लेकिन वो इनइफेक्टिव हो जाती है। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, और मैं लंबी लीगल डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। देखिए एक सजाए मौत किसी को दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सदर मुमलिकत का इख्तियार है ना कि वो कम्यूट कर दें, पार्डन कर दें। तो क्या होगा, वो जजमेंट तो नहीं खत्म हो गई, सही, लेकिन इफेक्ट नहीं हुआ, यानी उसको फांसी नहीं मिलेगी, है ना। सही। तो क्या हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक हो गई। तो आप कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है उसके बाद पार्लियामेंट कानून साजी कर लेती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो इंप्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून साजी कर ली है। That is right। इसको आसान अल्फाज में यही कहेंगे कि ना सुप्रीम कोर्ट की इसमें तस्दीक हुई है, मजाक उड़ाया गया है। लेकिन इसका दूसरा एंगल अगर इसको दूसरे पहलू से देखें, किस तरह तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी हुकूमत को अच्छा नहीं लगेगा। आज ये बैठे हैं, कल को कोई और बैठे होंगे, उन्हें नहीं पसंद आया फैसला, वो कानून साजी कर लेंगे और कहेंगे क्योंकि हम कानून ले आए, आपका फैसला हम नहीं मानेंगे। तो ये प्रेसिडेंट भी तो नेगेटिव, इसका भी तो पहलू दूसरी तरफ है ना। आप गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। नहीं, ये अभी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं 1986 का एक केस से शुरू हुआ ये मामला। 1986 सुप्रीम कोर्ट मसले रिव्यू पेज 1917 है, अल समरेज का उस केस का नाम है, पढ़ लीजिए। उसमें कस्टम्स एक्ट के तहत एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, और 31 कस्टम्स एक्ट 1969 में तरमीम कर के उन्होंने उसको नलीफाई कर दिया, यानी इनइफेक्टिव कर दिया। अच्छा। उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद बहुत सारे, अभी पिछले दिनों ये क्या फैसला नहीं था सुप्रीम कोर्ट का कि जो चीफ जस्टिस है वो मास्टर ऑफ द रोल है, था ना। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आया, तो वो जजमेंट है, उसका इफेक्ट नलीफाई नहीं, क्या हो गया। सही, ये होता है, सारी दुनिया में है। देखिए अगर कोई कानून बना सकता है तो उस कानून को खत्म भी तो कर सकता है ना। सही। तो ना तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात है, ना लड़ाई की बात है, ना झगड़े की बात है, टॉलरेंस की बात है। सही। बात है दिल से सोचने और समझने की। ठीक है। तलवारों से नहीं, कलम से बात करते हैं। बिल्कुल सही। जुबान से बात करते हैं, डंडों से नहीं। बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून साफ साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।